सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एसपी एजुकेशन चैनल पर। आज की वीडियो में हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 12th जियोग्राफी के सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया है। आज की वीडियो में हम आंसर के साथ इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 26 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसे ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है और ये 70 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कुल 30 प्रश्न आते हैं इसमें, जिसमें हमारे 1 से 17 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय अर्थात एमसीक्यू प्रश्न। उसके बाद आता है 18 से 19 जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है हमारा 5वें पे 20 से 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारे 3-3 मार्क्स के होते हैं। फिर आते हैं हमारे 24 से 28वें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंक के होते हैं। फिर एंड में आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा 29वां और 30वां क्वेश्चन है, मानचित्र वाला। ये हमें दे के जाता है पूरे के पूरे 10 मार्क्स, ये 2 क्वेश्चन अकेला। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैप का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन सबसे अच्छे से पढ़ लेना है और 9वां यह ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्टेंसिल को ले जा सकते हो, क्योंकि इसमें दिया होता है, ठीक है। इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टेंसिल्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। स्टेंसिल वही होता है जो मानचित्र प्लास्टिक का होता है, वह आपको 10 या 20 रुपये में कहीं पे भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू वाला कि नीचे दिए गए दंड आरेख में विभिन्न देशों की जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। आरेख में दिए गए 3 सबसे कम जनसंख्या वाले देशों की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है। इसमें पूछा गया है कि 3 जब देशों की हम जनसंख्या को मिला देते हैं तो कितना हमारे अनुमानित जो जनसंख्या है वो मिलेगी। तो अगर हम 3 को मिला दें, मान लीजिए अगर हमने इन तीनों को मिलाया तो हमारा आंसर बनेगा 400 मिलियन, ठीक है। 400 मिलियन बनेगा। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो 400 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित, ये वाला दृष्टिबाधित है, हमारे इसमें भी आ सकता है। तो विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देशों की संख्या किस महाद्वीप में सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ये वाले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। इसे ध्यान से देखिए, सोर्स बेस्ड नहीं, ये चित्र आधारित प्रश्न है। ये हमारा जनांगीय संक्रमण का जो चित्र है उसे दिखा रहा है। तो अब फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये हमारा जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत का चित्र है। एक देश वर्तमान में कम जन्म दर और कम मृत्यु दर और उन्नत स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक ढांचे के साथ एक अत्यधिक शहरीकृत समाज का अनुभव कर रहा है। जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत के आधार पर यह देश संभवतः किस अवस्था में है। तो इसमें बेहतर स्वास्थ्य की बात की गई है और जन्म दर मृत्यु दर क्या है, कम है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो तीसरी अवस्था हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो निम्न उतार चढ़ाव पूर्व संक्रमण, ये वाला अवस्था तीसरी देख लीजिए, यहाँ पे आती है ये अवस्था, तीसरी अवस्था आती है ये वाली, ठीक है, तीसरी अवस्था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की एक विशेषता है। तो ऑप्शन क्या ए क्या कह रहा है, उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर, मतलब, और प्रजननशीलता और मात्रता दोनों अधिक घट जाती है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र होती है। नहीं, ये तो सेकंड में होता है, ये नहीं होगा। और उच्च प्रजननशीलता दर और घटती मृत्युता दर, तो ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों चीज़ क्या होती है, हमारी उच्च होती है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज, उसमें हमारी जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, ठीक है, जिसे हम उच्च प्रजननशीलता और उच्च मात्रता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश वाई, ठीक है, हमें एक देश दे दिया गया है वाई, HDI 0.950 है और ये है मानव विकास में सबसे उच्च स्थान रखने वाले देशों में शामिल है। इसे इस स्थिति को बनाए रखने के लिए किस नीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वाई देश है वो सबसे विकसित है, मानव विकास के सबसे ऊंचे स्थान पे आ रहा है, और इस अवस्था को उसे बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता पर नीतियों को मजबूत करना होगा। जहाँ पर सामाजिक समानता होगी और पर्यावरणीय स्थिरता होगी, वहीं पे विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो सबसे विकल्प पहला दिया गया है, ए है, जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। पर देखो, दोनों सही है, पर दोनों में क्या वो नहीं हो रही है, आपस में तुलना नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि चतुर्थक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ठीक है, तो चतुर्थक क्या होता है? जिसमें हम अनुसंधान करते हैं। ठीक है, अनुसंधान इसमें है। ठीक है, ये देखिए अनुसंधान लिखा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक वर्ड याद रखना है इसके लिए, आप अनुसंधान और अनुवांशिक। ठीक है, इसमें खोज करते हैं या कोई भी चीज़ क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, एक वैज्ञानिक जो अनुसंधान प्रयोगशाला में अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें विकसित कर रहा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ को क्या हो रही है, नई चीज़ कर दे रहे हैं, कुछ उसे इनोवेट कर दिया जाता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नीतियाँ पहल को मानव विकास के उन स्तंभों से मिलाए जो वह प्रतिबिंब करते हैं। तो ये देखिए, मानव विकास के कुल 4 स्तंभ होते हैं, वो आपको पता ही है, जिसमें हमारी सतत पोषणीयता आती है, समता आती है, उत्पादकता आती है, और इसी के साथ सशक्तिकरण आता है। ठीक है, अब हम इसमें मिलान करना है हमें। ठीक है, तो जो सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है कि भावी पीढ़ियों का भी विकास करना होता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का बी। अब एक ट्रिक है इसमें, मैप में कभी भी ऑप्शन जब पहला आपका मिल जाए तो समझ लीजिए उस सबसे पहले आपको एनिमेशन मेथड अपनाना है। अब देखो ऑप्शन इसमें ए का सेकंड ऑप्शन कहाँ है, या सेकंड का ए ऑप्शन, सेकंड का ए ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है? क्या यहाँ पे दिख रहा है इस वाले में? नहीं ना। कहीं सेकंड का ए यहाँ पे दिख रहा है? हाँ, तो ये आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो यहाँ पे भी नहीं है सेकंड का ए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, जहाँ पे भी आप पहला मिला दो कोई सा भी, तो आपको ऑप्शन में देखना है वो चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है या नहीं। जैसे हमारा जो यहाँ पे कुछ भी रिपीट दोबारा नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का बी जाएगा। देखिए फर्स्ट का बी क्या है, ये रहा, लड़कियों और लड़कों के लिए शिक्षा। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा समता। ठीक है, दोनों में समानता होनी चाहिए। और इसके बाद जो थर्ड है, स्थानीय शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड का डी। ठीक है, सशक्तिकरण, मतलब लोगों को, ऐसे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उन्हें सशक्त बनाना। इसी के साथ जो हमारा चौथा है वो है उच्च दक्षता के लिए कौशल का विकास कार्यक्रम। ठीक है, मतलब ऐसा विकास करना जिससे हम कम संसाधनों में भी अधिक से अधिक विकास कर सके, इसे ही उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक या समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रीय ब्लॉक क्या होता है? तो विकासशील देशों में व्यापार प्रतिबंधों को कम करते हुए भौगोलिक निकटता और समान या पूरक व्यापारिक वस्तुएं रखने वाले देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, इसे ही हम जानते हैं क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आरेख का है, ये 2013 से 14 और 2021 से 22 तक के निर्यात और आयात करोड़ रुपए में हुए हैं और के प्रारूप को दर्शाया है। देखिए यहाँ पे आयात और निर्यात, आयात का मतलब होता है सामानों को खरीदना और निर्यात का मतलब होता है सामान को बेचना। बस इतना याद रखना है, ये व्यापार की दो प्रक्रिया होती है। तो ये देख लीजिए,
अगर आपको समझ आ गया हो तो आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका आंसर ध्यान से बताइएगा क्या है। मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए। आप बताइए कि ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आंसर क्या कह रहा है, 2013-14, 2013-14, 2016-17 के बीच निर्यात में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। मेरा आंसर ये है। आपका आंसर क्या है आप बताइए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th पढ़ेंगे। 1991 और 2001 और 2001 और 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट आई, और यदि कोई नीति निर्माता स्थिर वृद्धि दर बनाए रखना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। इसमें पूछा गया है, इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था, स्थिर वृद्धि की अवस्था दर्शाई गई है, जब हमारा जो मृत्यु दर और जन्म दर दोनों क्या था, हाई था। अब तो इसमें क्या है, अगर हमें इसे रोकना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन के माध्यम से संतुलित जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। सबको जागरूक करेंगे परिवार को तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद 10th क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी क्षेत्र में 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात अधिक हो तो कौन सी चुनौती उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना है। अब देखो, इसमें बात की गई है, अगर सोचो हमारे भारत में 15 वर्ष से जो लोग हैं वो कम है, 65 वर्ष के जो ओल्ड लोग हैं वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस देश में कौन सी समस्या आएगी। अब देखिए, जो हमारी 15 वर्ष की आयु के लोग होते हैं ये हमारे कार्यशील लोग होते हैं। अब इस पर दबाव 65 वर्ष का अधिक पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कार्यशील जनसंख्या जो कि हमारी 15 वर्ष की है उस पर क्या होगा, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1990 के दशक में उदारीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर भारतीय कृषि के विकास को प्रभावित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन से उपाय को नहीं अपनाया गया। ये ध्यान रखना, नहीं अपनाया गया कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि इसमें उदारीकरण में अच्छी चीज़ें अपनाई गई थी, बीमा अपनाया गया था, कृषि भंडारण अपनाया गया था, फसलों के विस्तार पर जोर दिया गया था। पर इसमें क्या कह रहा है डी में कि 1960 के दशक, ठीक है, यहाँ पे बात क्या कर दी, 1960 के दशक की कर दी। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस के किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली कई किस्में थी कृषि के लिए उपलब्ध होना, ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए, फिर से हमारा जो चित्र आधारित प्रश्न है वो आ गया है। इसमें से आपको देखने बताना है, कृषि योग्य भूमि है और रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया गया है, समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1950-51 और 2014-15 के बीच भारत में कृषि योग्य भू उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तालिका के आधार पर सही है, ठीक है। तो 1950 और 51 और 2015 के बीच क्या हो रहा है कि भारत में कृषि योग्य भू उपयोग, कृषि के लिए जो हमारी भूमि उपयोग हो रही है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के रूप में जो कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत था वह 8.0 से घटकर 4.0 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, 8.0 से घटकर क्या हो गया, 4.0 हो गया, ठीक है। ये कृषि योग्य बंजर भूमि का है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कृषि योग्य भूमि, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये रही, के उद्देश्यों का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आंसर देखिए, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सबसे पहले ऑप्शन से पहले ये दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। तो वर्षा पोषित क्षेत्रों में पारंपरिक सिंचाई विधियों के विशेष उपयोग को बढ़ावा देना। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप में लेंथी क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो MCQ ही होता है, तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। कई सारे जो मैंने वीडियो बनाई है अपने चैनल पर
कई सारी जो वीडियो है वो एमसीक्यू की बनाई गई है जियोग्राफी की, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन सारे मैंने प्रीवियस लिए हैं, अपने हाथों से छाँट कर लिखे हैं, उसके बाद पीडीएफ के माध्यम से उन्हें पढ़ाया है, ऐसे ही जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो उसे देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। वर्षा को अब बात करते हैं इसकी। तो वर्षा पोषित क्षेत्रों में पारंपरिक सिंचाई विधियों के विशेष उपयोग को बढ़ावा देना, और इसमें देखो कृषि सिंचाई योजना की बात करी है, तो ये मुझे लग रहा होगा अब सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विकास करना, प्रतिबूंद अधिक फसल जैसी उचित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जल स्रोत वितरण और इसके कुशल उपयोग के एकीकरण को बढ़ावा देना। और फोर्थ क्या कह रहा है कि स्थायी जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना और खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। सारी चीज़ें पानी की और सिंचाई के बारे में बता रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नीति निर्माता के रूप में, ठीक है, आप नीति निर्माता हो। नीति निर्माता मतलब पॉलिसी मेकर हो, आप कोई भी चीज़ मतलब पॉलिसी बना रहे हो। आपको समुदाय में व्यवहारिक बदलाव को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। समुदाय में आपको व्यवहारिक चीज़ करनी है, ठीक है, सौंपा गया है। उपभोग की मौजूदा मानसिकता से हटकर संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो निम्नलिखित में से आप किस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्राथमिकता देंगे? तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्रियान्वयन पर इनमें से देता आंसर। अब इसमें देखिए एक ट्विस्ट है कि अरवारी पानी संसद ये पहले से ही एक योजना है, ठीक है। इसमें हमारा ओपिनियन पूछा गया है, और राष्ट्रीय जल नीति जो कि 2012 में पहले से ही बन चुकी थी, फिर जल क्रांति अभियान भी सरकार द्वारा बनाई गई थी। तो हमारा ओपिनियन क्या हो सकता है? अटल भूजल योजना। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ओपिनियन पूछा गया है, तो हम अलग से कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। तो नई पॉलिसी बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे अटल भूमि भूजल योजना, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर कोई सा भी आप में आ जाए तो पहले से जो बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले से बने हुए को नहीं चुनना, आपको कुछ नया जो दिखे उसे ही टिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक करेक्शन करनी है, ये वाला गलत आंसर बता दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 का जो आंसर था, ठीक है। तो ये वाला हटा देना आप, जो ये वाला आंसर है ये पूरा, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 पे। 15 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को दो कथनों दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कथनों को पढ़ना है, आंसर देना है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बिल्कुल है, सही कह रहा है। और जो हमारा जैव ऊर्जा है उसे खाना पकाने और ऊर्जा के स्रोत में भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कारण आर क्या कह रहा है कि यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रमित करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। बिल्कुल सही। जो जैव ऊर्जा होती है इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायोगैस बोलते हैं, ठीक है, बायोगैस। तो ये ध्यान रखना, बायोगैस क्या होती है? प्राकृतिक रूप से बहुत ही शुद्ध मानी जाती है, कोई भी प्रदूषण नहीं करती है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ही आपस में मेल खाते हैं। अब 6th क्वेश्चन हमारा मैचिंग का आगे दोबारा से कि युग्म 1 और युग्म 2 मतलब जो हमारे ये दिए गए हैं मिलान, इसे सम्मिलित करना है, मिलाना है, तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि एक तरफ हमारे परिवहन की विधा है, ठीक है। विधा मतलब परिवहन के प्रकार है, जैसे वायु परिवहन, ठीक है। परिवहन के कुल 4 प्रकार होते हैं: वायु, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, ठीक है।
और सबसे आधुनिक आपको पूछे तो सबसे आधुनिक सड़क मार्ग में क्या आ जाता है हमारा, केबल वे। केबल वे अगर वायु मार्ग में ऑप्शन दे तो कभी भी टिक मत करना, क्योंकि वो क्या होगा, हमारा सड़क से ही जुड़ा होगा, ठीक है। तो केबल वे हमेशा हमारा सड़क मार्ग के अंतर्गत आता है और सबसे आधुनिक मार्गों में से एक है, सड़क मार्ग का सबसे आधुनिक रूप है वो। तो इसमें क्या बोल रहा है, वायु मार्ग को मिलान करना है, वर्णन करना है कि वायु मार्ग क्या है, भूमि पर भारी सामान के लिए उपयुक्त, नई भूमि के लिए नहीं हो जाएगा। और ये क्या है, उच्च मूल्य कम मात्रा वाली वस्तुओं के लिए लचीली व्यवस्था व त्वरित। तो और तो देखिए जो वायु मार्ग है इसका मिलान हो जाएगा हमारा सी से। अब मैंने एक ट्रिक समझाई थी। अब सी क्या कह रहा है, देखो उच्च मूल्य वायु मार्ग है तो हमेशा उच्च मूल्य लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा वायु मार्ग से अब कोई सामान भेज रहे हो तो दूसरे देश में। और कम मात्रा वाली वस्तुओं के लिए लचीली है और व्यवस्था और त्वरित है। अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो रहा है तो इसमें देख लीजिए ए का थर्ड आपको कहाँ दिख रहा है। तो ये देखिए बस केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ए का थर्ड, बाकी में कहीं पे भी ए का थर्ड नहीं है। तो इसका अब आंसर हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बी का देखिए, बी है हमारा सड़क मार्ग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो छोटी दूरी के व्यापार और वितरण के व्यापक रूप के अभिज्ञ और उपभोग के सामान के लिए, ठीक है, छोटी दूरी के लिए हम सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सी है, सी का क्या हो जाएगा, वन। सी का वन क्या है, रेल मार्ग। रेल मार्ग कहाँ जाएगा हमारा, तो भूमि पर भारी सामान के लिए उपयुक्त लेकिन जुड़े हुए क्षेत्रों तक सीमित रहता है। इसके साथ हमारा जलमार्ग क्या हो जाएगा, जलमार्ग हमारा जाएगा डी का सेकंड से, ठीक है। सी का वन मैंने बता दिया, डी का सेकंड क्या हो जाएगा, ये रहा। तो कम लागत और स्थूल वस्तुओं की भारी मात्रा को ले जाने में, नाव से हम कम लागत में और भारी मात्रा में सामान ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि उड़ान, उड़े देश का नाम, ठीक है। नागरिक विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना जिसे क्षेत्रीय विमानन बाजार में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आम नागरिक के लिए उड़ान को किफ़ायती बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागर विमान मंत्रालय MOCA द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS उड़ान की कल्पना की गई थी। तो इसमें ये बात आप ध्यान से पढ़ लेना, योजना का मुख्य विचार क्या है। अब इसमें हम योजना का मुख्य विचार जानेंगे। तो ये हमारे ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सक्षम नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से एयरलाइनों को क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। उड़ान की बात की गई है तो क्या है, उड़ानें। उड़ान से कोई भी शब्द आपको संबंधित दिखे तो उसे टिक कर दीजिएगा, जैसे मैंने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसे फटाफट हम इसे ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि ज़्यादातर जो आंसर होते हैं वो हमें खुद ही देने होते हैं इसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 का सोर्स बेस्ड का, कि नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी। नवनिश्चयवाद की अवधारणा हमारी ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत करी थी, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो टेलर है, देखो इसमें इसी का आंसर दे दिएगा, तो ये हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देखो टेलर ही इसमें दे दिया है, बस आगे का जो नेम है वो नहीं दिया है, इसका सरनेम दे दिया टेलर, तो इससे आप समझ जाएंगे ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। नवनिश्चयवाद की विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, ठीक है, जिसे रुको और जाओ की विचारधारा के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं सेकंड, क्या कह रहा है कि टेलर ने प्रकृति और देश के आर्थिक कार्यक्रम के बीच संबंध को कैसे देखा, ठीक है, प्रकृति और देश के कार्यक्रम। तो हमें इसमें लिखना है कि उन्होंने बताया था कि हम अगर हमें विकास करना है तो हमें जो अपने संसाधन है उसका सीमित प्रयोग करना चाहिए और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो आप इसमें अपना आंसर ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, नवनिश्चयवाद वर्तमान समय के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक क्यों हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रासंगिक का मतलब होता है फेमस, ठीक है। तो आंसर है इसका, तो देखिए मैं सीधा आंसर पे ले आया। ये देखिए पहले का आंसर ग्रिफिथ टेलर था, ठीक है, मैंने जो बताया था आपको, ठीक है।
कभी भी गलत नहीं बताऊंगा। और दूसरे का क्या है, प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर ये भी लिखोगे और जो मैंने बोला है वो भी लिखोगे तो आंसर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो आप सेकंड वाले में कि जब प्रकृति रूपांतर को स्वीकृति दे तो वह अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि विकास उन सीमाओं में रखकर करना चाहिए जो पर्यावरण को हानि ना करे। तो मेरा वाला आंसर ज़्यादा ईजी है इससे। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, तो आप मेरा वाला आंसर लिख सकते हैं इसमें, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब सॉरी, थर्ड का आंसर है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने जो मुक्त गति अपनाने का प्रयास किया है उसके परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव ओजोन परत अवश्य भूमंडलीय तापन पीछे हटती हिम नदियाँ भूमिक्षरण हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये रहा, नवनिश्चयवाद वर्तमान समय के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, चिंता का विषय। ठीक है, चिंता का विषय क्यों, क्योंकि नवनिश्चयवाद अच्छी बात है। नवनिश्चयवाद क्या कहता है कि हमें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए, इसलिए ये फेमस है क्योंकि ये प्रकृति को बचाने की बात कह रहा है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम दिन भर दिन अपने तापमान को बढ़ाए जा रहे हैं, ओजोन परत में अपनी परत को घटाए जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये हानिकारक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं 19 पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 18वां 19वां, इसमें चित्र बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार, तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल पर, जल्द ही अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं रूस साइबेरियन रेलवे और कनाडाई रेलवे और अपनी जो एक और रेलवे है ऑस्ट्रेलिया रेलवे, उसको भी अच्छे से समझाऊंगा, तो वो बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि इन रेलवे में से कोई ना कोई एक रेलवे आई जाती है सोर्स बेस्ड वाले में। ठीक, अब तो हम बात करते हैं 19वें की, सोर्स बेस्ड है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, HDI बताया गया है इसमें, देखिए HDI बहुत लेंदी है। अब इसमें बात करेंगे हम, इसमें क्या है कि स्रोत के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI क्या मापता है। HDI क्या मापेगा, देखिए सबसे पहले इसमें ही लिखा है मानव विकास सूचकांक, तो क्या मानेगा ये मापता है मानव विकास। ठीक है, मानव के विकास के मतलब जितने भी हमारे जो देश है उनका विकास कितना हुआ है उसे मापता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HDI रिपोर्ट 2023 ने दुनिया के सबसे गरीब देशों के संबंध में किस महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को प्रकाश में डाला था। ठीक है, तो आंसर इसका देखिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आंसर पे आ जाते हैं। 19th का जो आंसर था ये देखिए, तो दुनिया के आधे सबसे गरीब देश और अभी भी अपने कोविड पूर्व संकट स्तर से नीचे बने हुए हैं, तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आंसर हो गया हमारा। अभी 19वें पे आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2023 में मानव विकास सूचकांक में से सबसे 3 देश सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, सर्वोच्च स्थान की बात की है। अब बच्चे क्या करते हैं, अब ये जो नीचे नाम दिख रहे हैं ना, इन्हें कर देंगे, पर वो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। इसमें क्या बोला है देखो, इससे पहले आप क्या पढ़ोगे कि विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये तो पहले का है। अब वही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये क्या है, सबसे नीचे आते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। 2023 की बात की गई कि सबसे ऊंचे HDI पे कौन है, तो हमारा स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये हमारे सबसे शीर्ष पे आते हैं। शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 20 से 23 है, ये हमारे क्या रहने वाले हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, बृहस्त्रोतन। ठीक है, बृहस्त्रोतन किस प्रकार इसे करने वाले देशों को और इससे नौकरियां पाने वाले देशों को प्रभावित करता है, तो इसके आंसर पे मैं ले जाता हूँ फटाफट। तो ये देखिए 20वें का आंसर ये रहा कि बृहस्त्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्व और यूरोप, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं और बृहस्त्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम
काम तलाश पर, ठीक है, काम की तलाश कर रहे हैं, युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं और बृहस्पति के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है, जैसे यह उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बृहस्पति का मतलब क्या होता है। सोचो हमारे भारत में सबसे सस्ते डॉक्टर है और लंदन में जो इलाज है वो इलाज की मशीनें बहुत सारी है, यहाँ पे इलाज की मशीनें नहीं है। अब यहाँ से जो डॉक्टर है वो कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे, क्यों, वहाँ पे उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है इस वजह से। तो इसे ही हम जब हायर करते हैं दूसरे देश से अपने देश में तो इसे ही बृहस्पति कहते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी नीचे के जो पढ़ते हैं कि बृहस्पति के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से उत्प्रवास कम होता है। ठीक है, फिर है उत्प्रवास का मतलब होता है जब आप भी अपने जगह को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हो तो आप अपने देश के लिए उत्प्रवास हो जाओगे। ठीक है, और जिसमें जा रहे हो तो वहाँ के लिए आप आप्रवास हो जाओगे। फिर है ज्ञान प्रकरण बृहस्पति, उद्योग व्यवसाय प्रकरण और बृहस्पति मतलब BPO से भिन्न, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रदूषण संसाधन, ठीक है, प्रदूषण संसाधनों की कमी और भीड़भाड़ जैसी चुनौतियों को संबोधित करते हुए कम बढ़ते शहर और नवीन शहरों में सतत शहरी विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो इसमें बात क्या है, ये प्रदूषण के साथ कैसे विकास करना है। ठीक है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये क्या करता है, कूड़े का या कचरे का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए स्मार्ट सिटी नियोजन को अपनाना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब पब्लिक व्हीकल्स को हमें ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, पब्लिक मतलब सरकारी व्हीकल्स को। फिर है हरित अवसंरचना को लागू करना चाहिए, मतलब हमेशा पेड़ वेड़ लगाने चाहिए। फिर प्रदूषण का निवारण करना चाहिए, प्रदूषण को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। नवीकरणीय का मतलब जो बार बार यूजेबल हो, रीयूजेबल हो और प्रदूषण ना करते हों, जैसे हमारे जैव ऊर्जा हो जाएगा और हमारे कई सारे ऊर्जा आ जाते हैं जो कि पानी से बनते हैं, परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। तो ये देखिए, उन 3 उपायों को पहचानें और स्पष्ट करें जिन्हें शहरी योजनाकार अपनाकर नगरीय परिवहन चुनौतियों सहित भीड़भाड़, प्रदूषण और अनियंत्रित स्थिति मतलब इनएफिशिएंसी का समाधान करने के लिए अपना सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे अनियंत्रण है, भीड़-भाड़ जैसा इलाका या प्रदूषण है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें। सबसे पहले इसके आंसर पे देखते हैं क्या है। तो देखिए 3 मार्क्स के लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं कि उच्चतर पार्किंग शुल्क को बढ़ा सकते हैं और सामूहिक शीघ्र संचरण मतलब MRT। ठीक है, इसके बाद सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार कर सकते हैं, परिवहन के दूरत्व मार्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1951 से 81 की अवधि के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, जिनमें से इस चरण के दौरान तेजी से जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण शामिल हो। ये अगर आपको जनसंख्या वृद्धि को अच्छे से समझना है भारत की, तो मैंने उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं खुद खड़ा होकर वहाँ पे अपनी वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, पूरी उसमें स्थिर वृद्धि की अवस्था, घटती वृद्धि, निरंतर वृद्धि की अवस्था सब मैंने इसमें समझाया है। ठीक है, कुल 4 अवस्थाएँ होती है वैसे, इसमें बात की गई है हमारी दूसरी अवस्था निरंतर वृद्धि की अवस्था के बारे में। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले आंसर पे आ जाते हैं। इसका आंसर क्या होता है, तो ये देखिए इसका आंसर है कि 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से हुआ है, जैसे देश में मृत्यु दर तीव्र हो जाती है और गिरावट और जनसंख्या की उच्च प्रजननशीलता। ठीक है, मृत्यु दर में गिरावट आती है और जन्म दर में उच्चता आती है। ठीक है, इतना पढ़ लेना। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि है जिसमें एक केंद्रित नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अधिकांश लोगों के जीवन
की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि देखी गई और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इसी के साथ जो हमारे इन सब के अतिरिक्त तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों ने भी उच्च वृद्धि दर में नियोजन कर दिया। अब हमारी आज़ादी के बाद जो भारत, चीन, बांग्लादेश यहाँ से लोग थे वो भी हमारे देश में आ रहे थे, तो हमारी जो जन्म दर थी या हमारी जो जनसंख्या वृद्धि थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब आते हैं हमारे 24th क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले 24th क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 24th को करने से पहले ये हमने अथवा वाला छोड़ दिया था, तो इसे कर लेते हैं। अथवा क्या कह रहा है कि किशोर कौन होते हैं और इन्हें जनसंख्या में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। समाज के किशोरों से निपटने, मतलब कि समाज में जो किशोर होते हैं उनकी क्या चुनौतियाँ होती है और वो किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं। किशोर वर्ग में टीनेजर एज के आते हैं, जैसे 10 से 19 साल के युवा पीढ़ी। ठीक है, तो इनमें क्या क्या चुनौती होती है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की। तो ये देखिए हमारा आंसर ये रहा कि किशोर 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं और भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष वर्तमान अंश या 20.9% 2011 की जनगणना के हिसाब से भविष्य की कार्यशील जनसंख्या की अपार संभावना को दर्शाता है। ठीक है, इनकी चुनौतियाँ क्या होती है, जैसे सोचो ये हमारे जो लोग बच्चे होते हैं वो अपने आयु में क्या कर देते हैं, स्कूलों को छोड़ देते हैं, तो निरक्षर रह जाते हैं। विशेषतर जो स्त्रियाँ होती है वो स्कूलों को छोड़ देती हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अधिकतर जो युवा या किशोर वर्ग होते हैं वो मदिरा पान में लग जाते हैं। ठीक है, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कि जो मार्ग होता है, मार्ग को कोई बताने वाला नहीं होता है। इसी के साथ वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और कम उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ देते हैं और मदिरापान में लग जाते हैं, और ऐसे लोग आगे जाकर हमारे जो समाज होता है उसके सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इजी मैंने बता दिया आपको, तो उसे ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24th क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, चलवासी पशुचारण। ठीक है, तो ये आपको गेस्ट करना है किस चैप्टर से है। ठीक है, इसका नाम हम मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण, ये दो याद रखना। ठीक है, ये आते ही आते हर बार, और आते भी तो 5 मार्क्स में, और यहाँ देख सकते हैं 5 मार्क्स इसमें दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का अनुकूलन है। ठीक है, अनुकूलन का मतलब होता है ठीक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमारे जो भौगोलिक परिस्थिति है, हमारे वातावरण हमारे लिए क्या है, ठीक नहीं है, और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरण भी दीजिए। तो सबसे पहले हम आंसर पे आ जाते हैं। तो ये देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर ये रहा 24th का, कि चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। और पशुचारण का मतलब क्या होता है, चलवासी पशुचारण क्या होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, अपने पशुओं को चराते रहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, और विभिन्न प्रकार के पशु इन पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, जिन्हें हम चारागाह के नाम से जानते हैं, आप सिंपली जान सकते हैं। और अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। इसी के साथ वह अपने पालतू पशुओं के साथ अपनी पानी और चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, और स्थानांतरित होते रहते हैं। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। फिर क्या है, इन पशु चारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ठीक है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कहाँ कहाँ होता है, तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गाय और बैल प्रमुख पशु है, जबकि सहारा और एशिया में मरुस्थल पाए जाते हैं, और यहाँ पे भेड़, ठीक है, बकरी, ऊँट पाले जाते हैं। और तिब्बत में क्या होता है, तिब्बत एवं एडीज में तो ये पर्वतीय भाग होते हैं, जिसमें याक पता है ना, वाई फॉर याक, हम पढ़ लिए बचपन में ABCD में, तो वो हो जाएगा याक और लामा। और आर्कटिक में क्या पाया जाता है, और उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियार। ठीक है, रेनडियर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये रेनडियर जो होते हैं सींग वाले होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे सेंटा क्लॉज की जो रेनडियर्स होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब बात है इस वाले पे 5 मार्क्स के लिए आपको इतना ही लिखना होगा।
जलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं और इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका है के अटलांटिक तट के से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। ठीक है। और दूसरा क्षेत्र यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में, आप सिंपली लिख सकते हैं ये पुराने देश में किया जाता है। ठीक है। बस अब यहाँ बात करते हैं कि गर्मियों में मैदानी भाग से प्रवृत्ति चारागाह की ओर एवं शीतलता पर्वतीय भाग से मैदानों चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अब सोचो, अगर पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ती है तो जो चारागाह क्षेत्र होते हैं, मतलब चारागाह होते हैं जलवासी पशुचारण, वो कहाँ आ जाते हैं? मैदानी भागों में आ जाते हैं। ठीक है। मैदानी भागों में आके यहाँ पे रहते हैं। और अगर यहाँ गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मी बढ़ जाती है तो यहाँ से ये अपना पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं दोबारा से। ये चीज़ होता रहता है इनमें। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, ये सारी जनजातीय गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है। किसमें? गर्मियों के मौसम में। और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। और इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलती जलवासी पशुओं के प्रवास होता है। ठीक है। बस इतना ही था। 5 बिंदु में आप इतना लिख सकते हैं, कम भी लिख जाओगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमने अभी 24th की बात करी है, और इसके अथवा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अथवा में खनन के बारे में बताया गया है कि खनन ने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषतः औद्योगिक क्रांति के बाद से कथन को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। और विकसित और विकासशील देशों में खनन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, और यह प्रभाव उनके औद्योगिक के स्तर और श्रम गतिशीलता के आधार पर कैसे भिन्न है, इसे समझाना। तो सबसे पहले आंसर पे आ जाते हैं कि प्रभावित क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, इसी के साथ हमारे और भी कारक है। कि भौतिक कारक में क्या है? जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति अवस्था के सम्मिलित है, आकार को देखा जाता है। और आर्थिक कारक में जिनमें खनिज की मांग कितनी है, जैसे गोल्ड की मांग कितनी है या सिल्वर की मांग कितनी है, तो उसी हिसाब से उसे निकाला जाता है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसके साथ जो हमारे खनन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव है विकसित देशों में, वो क्या है? तो विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन और प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य के पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। ठीक है। विकसित देश पीछे हट रहे खनन कार्य करने से, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि विकासशील देश अपने विकास, श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का पहचान और 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट, कि छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास से भारत, चीन, ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसे देशों को कैसे लाभ हुआ है? ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योगों से। और प्रौद्योगिक ध्रुव टेक्नोपॉलिक्स क्या है, और कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, एक पहला वाला 3 का है और दूसरा वाला 2 का है। ये टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आते हैं इसके आंसर पे फटाफट। तो ये देखिए, 25 का आंसर ये रहा, छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में। छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लाभ: रोजगार के अवसर होते हैं, रहन सहन की दशाओं में सुधार आता है, कार्य शक्ति में वृद्धि होती है, संतुलन क्षेत्रीय विकास होता है, कौशल में विकास होता है। अगर आप एक ही सेक्टर में काम करते रहेंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी क्या होगी? बढ़ेगी। इसी के साथ और ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता के लिए है, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसे उद्योग जो अपने आत्मनिर्भर है, ठीक है, अपने आप पर निर्भर, किसी भी निर्भर नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रौद्योगिकी ध्रुव कहेंगे। और वो सभी चीज़ों का
केंद्र है, वहीं से सारी चीज़ कंट्रोल हो गई है। क्या चीज़ बननी है, कैसे बननी है, कितनी बननी है, कहाँ कहाँ जानी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिक ध्रुव कहेंगे। अब है कि सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली। ठीक है, अब है इसके अथवा की बात कर लेते हैं। अथवा में क्या है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसके आंसर पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए आंसर है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये रहे। तो बाजार तक अभिगम्यता, मतलब अगर आप बाजार के समीप है तो क्या होगा, आप जल्दी से अपने सामान को खरीद या बेच सकेंगे। और कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता, अगर बाजार पास होगा तो वहाँ से आपके उद्योगों को कच्चा माल आसानी से और सरलता से प्रोवाइड हो जाएगा। और श्रम की आपूर्ति तक अभिगम्यता, मतलब अगर आपको लेबर सस्ती मिल रही है और पास में ही मिल रही है तो वहीं पे आपको उद्योग स्थापित की जाएगी। और शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, जहाँ पे आपको शक्ति के साधन आसानी से मिल रहे हैं। ठीक है, और परिवहन एवं संचार की सुविधा। अब देखिए, अगर आपने किसी भी माल को बनाया है, उसके लिए कोई तो आपको व्हीकल चाहिए होगा जो आपकी एक माल को दूसरी माल जगह ले जा सके। तो परिवहन भी क्या होना चाहिए, उस समय विकसित होने चाहिए, जो आपके माल को बाज़ारों तक ले जा सके। इतना ही था। और सरकार की नीतियाँ भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सरकारी नीतियों में क्या जाएगा, संतुलन आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है। सरकार बताएगी कि आपको कहाँ पे अपनी चीज़ों की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि नगरीय झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों के किन समस्याओं का सामना, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले जो निवासी होते हैं वहाँ के, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। ये समस्या उनके जीवन की गुणवत्ता कैसे प्रभावित करती है। सिंपली है, वहाँ पे कचरा होती है, वहाँ पे जो अव्यवस्था होती है, अस्थिरता होती है, इन सभी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। गंदगी, कूड़ा करकट और वहाँ के जो सामाजिक आप्रवेश है इनको। ठीक है, तो ये देखिए, और झुग्गी झोपड़ियों में न्यूनतम वंचित आवासीय क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, जहाँ निम्न समस्या होती है, जैसे जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं, मतलब मकान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे पीछे होते हैं। और स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं होती है, हॉस्पिटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है। और खुली हवा का अभाव होता है। ठीक है, पीछे पीछे होंगे तो यहाँ पे हवा आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। और इसके साथ पेयजल, प्रकाश, शौच सुविधाएं जैसी आधारभूत आवश्यक चीज़ों का अभाव पाया जाता है। वहाँ पे क्या होते हैं, सरकारी शौचालय होते हैं जो कि अक्सर साफ़ नहीं होते हैं। ठीक है, इससे भी उनकी बीमारी फैलती है। फिर है, खुले में शौच कर देते हैं लोग, जहाँ अगर कोई पार्क है तो वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। और अनियमित जल निकास व्यवस्था होती है, नालियों का पानी क्या आ जाता है, झुग्गियों में घुस जाता है। फिर है, भीड़ भाड़ जैसी संकरी सड़कें होती है। आप अगर कोई सोच लो, ट्रक तो जाएगा ही नहीं, अगर बाइक भी लेके चले गए तो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलोगे। ठीक है, ये चीज़ होती है संकरी सड़कें, मतलब अगर आप सड़कें यहाँ से चौड़ी है, आगे जाके क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऐसे पतली हो जाएगी। इसके बाद है कि स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या होती है। ठीक है, ये सारी समस्या आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रभाव क्या पड़ता है इससे, यह लोग अल्पपोषित होते हैं, मतलब विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे रोग होते हैं, इन्हें बीमारियाँ लग जाती हैं, संभावनाएं बनी रहती है बीमारी लगने की। और इनमें मृत्यु दर भी अधिक पाया जाता है, शिशु मृत्यु दर। और यह लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण गंदी बस्तियों के निवासियों बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। गरीबी में क्या आ जाएगा, गरीबी उन्हें नशीली दवाओं और शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अतः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। अक्सर क्या होता है, बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने मार्गदर्शन से भटक जाते हैं और मदिरापान और बाकी नशीली पदार्थों में लग जाते हैं। तो यही सारा कारण हमें झुग्गी झोपड़ियों में देखने को मिलता है, यही प्रभाव है। ठीक है, और क्या होता है, विभिन्न स्रोतों से मानव की संहिता सीमा के अधिक तथा असहज, ये सॉरी ध्वनि प्रदूषण का आ गया। अब इसके पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण का। तो ये देखिए, ध्वनि प्रदूषण का क्वेश्चन ये रहा अथवा का,
ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होते हुए भी एक विभिन्न समस्या बनकर उभरा हुआ है। अब सोचो, ध्वनि प्रदूषण एक विशेष स्थान पर होता है। सोचो आपके एरिया में कोई डीजे बजा रहा है, तो क्या वो पंजाब तक आवाज़ जाएगी उसकी? नहीं। फिर भी विशिष्ट मतलब एक क्षेत्र तक सीमित है वो ध्वनि प्रदूषण। फिर भी वो आज गंभीर समस्या बन चुका है। क्यों? इसका आंसर बताना है। तो आंसर पे आते हैं। तो ये देखिए, आंसर ये रहा। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा सहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। भारत के कई बड़े शहरों और महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। और दूसरा क्या है? ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता प्रदूषण के स्रोतों जैसे औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि और मुख्य मार्ग से दूरी कम होती है, जैसे समुद्री यातायात के शोर, तीव्रता, मार्ग को चढ़ाने या उतारने का के समय जो शोर होता है वो, और विभिन्न प्रकार, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषणों और जैसे लोहे की कोई वो है फैक्ट्री, वहाँ से भी शोर आता है। ऐसे गंभीर समस्या बनी हुई है ध्वनि प्रदूषण। फिर है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़-फोड़ कार्य, तीव्र चलित मोटर और वाहन, वायुयान, ये सब हो सकते हैं। इसके साथ हमारे उद्योग भी ध्वनि का कारण है, ठीक है। ये बता दिया मैंने कि जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न-भिन्न होती है। और इस पे है ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में यातायात पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। इसके साथ किसी तीव्रता और प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा तथा साथ ही साथ वाहन की स्थिति। फिर है इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरी, सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े भिन्न-भिन्न उत्सव संबंधी कार्यों, जैसे आजकल हम जैसे कोई भी त्योहार बनाते हैं तो क्या होता है? शोर बहुत होता है, ठीक है। आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी इसमें जोड़ा जाता है। अब 27वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 27वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है कि भारत के निर्यात संगठन 2015-22 को दर्शाने वाली तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसका आंसर हमें देना है। तो ये देखिए आयात निर्यात पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भारत का निर्यात संगठन और प्रतिरूप 2015-16 के बाद कैसे विकसित हुआ और इसके प्रमुख 5 परिवर्तन। तो क्वेश्चन हमारा देखिए बेसिकली यहाँ पे नीचे दिया गया है कि भारत का निर्यात संगठन और प्रतिरूप 2015 के बाद कैसे विकसित हुआ, इसके प्रमुख 5 परिवर्तन बताने हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं फटाफट अपने आंसर पर। तो ये देखिए हमारा आंसर यह है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठनों के समय के साथ निम्न बदलाव आए। निर्यात में कृषि और समवर्गीय उत्पाद और विनिर्माण वस्तुओं के हिस्सेदारी में कमी आई और पेट्रोलियम एवं अपकृष्ट उत्पाद और अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। और 2015 और 2021-22 तक के वर्षों में यशक और खनिजों की हिस्सेदारी काफ़ी हद तक स्थिर रही। पारंपरिक वस्तुओं में गिरावट मुख्य कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण है। उसके बाद है कि कृषि उत्पादों में काजू आदि पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि फूलों की खेती से जुड़े उत्पाद, ताजे फल और समुद्री उत्पाद और चीनी आदि में वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 और 22 में भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 67.8% थी। फिर है भारत के विदेश व्यापार में मणि, रत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 28 क्वेश्चन की। देखिए 28 क्वेश्चन बहुत ही सीधा पूछा गया है, सिंपली कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये रहा, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, के तहत भरमौर जनजातीय क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करें, जिसमें क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों का वर्णन किया गया हो। तो 28 क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। तो ये रहा 28 क्वेश्चन कि
इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों मतलब है ये एक जनजाति है, ठीक है, और जीवन स्तर में सुधार करना है। भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के अंतर को कम करना है। फिर है परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक देश सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना का विकास करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना और साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि करना, लिंग अनुपात में सुधार करना और बाल विवाह में कमी लाना, मतलब बाल विवाह ना करना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो देखिए अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंदिरा गांधी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियोजन वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है सेकंड बुक का ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के विकास के कारण और वहाँ के भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है। इसके कमान क्षेत्र में परिस्थितिकीय संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए कोई 5 उपाय सुलझाइए। तो हम बात कर लेते हैं 5 उपाय की इंदिरा गांधी के। तो आंसर पे आ जाते हैं। ये देखिए हमारा आंसर ये रहा। तो इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र, ठीक है, इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना और इस क्षेत्र के शास्य प्रतिरूपों में सामान्य जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए और इसका पालन करते हुए किसानों का बागाती कृषि के अंतर्गत इकट्ठे फलों की खेती करनी चाहिए। और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल और वारबंदी ओसारा पद्धति प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके और इस प्रकार जलक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेघला का निर्माण और चारागाह विकास जो इस क्षेत्र के परितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, बस इतना आप लिख देना। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमारा मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, इसमें स्थान दिए गए हैं। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहाँ पे भरना है आपको। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आंसर सीधे दिखा दूंगा कि यूरोप का एक मुख्य समुद्री पतन और दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री पतन और वह नहर जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और दक्षिण अमेरिका में स्थित निर्वाण संग्रहण का एक क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका का एक मुख्य हवाई अड्डा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे और ऑस्ट्रेलिया में स्थित विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है, तो आंसर पे आ जाते हैं इसके। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है नहर वो है हमारी पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा हैम्बर्ग, ठीक है, फिर आता है व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो कि अंतिम मार्ग है। फिर है डाउन्स, ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, फिर केप टाउन, फिर है अमेजन बेसिन, फिर है सैंटियागो। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आपको उसमें दिखा देता हूँ मैं, ये रहा हैम्बर्ग, केप टाउन, पनामा नहर, अमेजन बेसिन, सैंटियागो, व्लादिवोस्टॉक और डाउन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, इंडियन मैप के बारे में जानते हैं। देखिए इंडियन मैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों 5 मार्क्स के आते हैं। ये हमारा इंडियन मैप है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उड़ीसा में स्थित एक महत्वपूर्ण लौह यस्क की खदान बतानी है आपको और भारत में सबसे दक्षिणी समुद्री पतन का नाम बताना है और गुजरात में स्थित तेल शोधन शाला का नाम लिखिए और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये तो सबको पता होगा बिहार, इसका आंसर भी बता देते हैं हम। और कपास के अग्रणी उत्पादक, ठीक है, कपास कहाँ उगाया जाता है, मेरे अकॉर्डिंग गुजरात में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और आंसर भी यही है। और कर्नाटक में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है, कर्नाटक में बताना है आपको कौन सा है। फिर है पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण कोयला खदान। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं आंसर पर। तो ये देखिए उड़ीसा की लोहे की खदान क्या है, मयूरभंज है। उड़ीसा में एक लोहे की खदान है जिसे मयूरभंज के नाम से जाना जाता है और सबसे दक्षिण में जो हमारा हवाई पतन है वो है
हवाई पतन नहीं, जो जल पतन है वो है तूतीकोरण, ठीक है। और जामनगर हमारे गुजरात में आता है, ये तेल शोधनशाला है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। और इसके बाद डी ऑप्शन आता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, और असम से क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा जो वो है कॉफ़ी, सॉरी कपास, ठीक है, और असम में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आंसर असम, वहाँ कॉफ़ी दे रखा है, मिसप्रिंट है। कपास में आ जाएगा अपना गुजरात,